सेठ धनीराम और उनकी पत्नी बैठक में बैठे हुए हैं। अरे भाग्यवान सुनती हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो संपत्ति है उसका बंटवारा अपने तीनों पुत्रों में कर दूँ और इस ठीक है आओ। आप ये क्या कह रहे हो? सब पेटों में बांट दोगे तो हमारे पास क्या रहेगा? अरे तो चिंता मत कर, अपने बेटे लाखों में एक है, खूब सेवा करेंगे। पर उनकी पत्नियां आने पर बेटे भी पराये हो जाते हैं। ठीक है, मानी मेरी बात। एक काम करता हूँ, मैंने अपने मित्र को बुलाया है, एक बार उससे भी सलाह लेना है। शादी के बाद बेटे बहू की अमानत होते हैं और बेटी दामाद की। सब करना सोच समझ कर करना। ठीक है तो चिंता मत कर। अरे आओ मित्र आओ। जय जय जय। और मित्र कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? सब कुशल मंगल। और कुछ नाश्ता पानी मंगवा दूँ तुम्हारे लिए? भाई बात करा याद आ रहा, परीक्षण चल रहा, व्रत चल रहा हमारे। अरे वो तो मजाक कर रही हो। ना खाना के बाद में मजाक मत करते मानो। अपने मित्र से ऐसे खड़े खड़े बातें करे हो क्या? बिठाओ तो सही उसको। ठीक है भाभी। अरे सुनती हो? हाँ आते समय छगन को बुला ले। ठीक है। और किस सेवा के लिए बुलाया है आज? अरे सेवा नहीं, कुछ सलाह लेनी है तुमसे। सलाह? अरे नहीं व्यापार तो पूरे जीवन में किया। ना जाने क्या भला बुरा करके कितना धन संग्रह किया। चाहता हूँ कि जंजाल से मुक्त हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? अरे तो इतना समझ लो कि मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने तीनों हिस्सों में करना चाहता हूँ। पर तुम ये निर्णय इतना जल्दी क्यों ले रहे हो? ये बहुत विचारणीय बात है। विचारणीय कैसे? उम्र का क्या ही भरोसा, उम्र का क्या ही भरोसा। अगर अभी कुछ समय है, कुछ साल बाद अगर ज्यादा साल निकल गए तो क्या करोगे? बाद में पैसा ही तो काम आएगा। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पुत्र मेरी सेवा नहीं करेंगे? तुम्हें नहीं पता वो चंपकलाल का पुत्र कैसे उसको रोड पे छोड़ के चला गया था? अरे वो तो एक था, पर मुझे मेरे पुत्रों पर पूरा भरोसा है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, इस बारे में सोचो, विचार करो। इतना जल्दी निर्णय क्यों ले रहे हो? नहीं मित्र, ये बात मैं तुम्हारी नहीं मान सकता। मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। चलो ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो, पर बाद में मारो पीछा मांगा आ मत जाने तुम। अरे देखो छगन आ रहा है, आओ पुत्र छगन। हे भगवान, ये ज्ञानी काका फिर आ गया। हर बार आता है कुछ ना कुछ कान भर के ही जाता है पिताजी के। इस बार पता नहीं क्या भरेगा कान। पिताजी बेचारे भोले वाले हर बार इसी बातों में आ जाते हैं। भगवान बचाए अब इससे तो। प्रणाम पिताजी। प्रणाम ज्ञानी काका। अच्छा कुशल मंगल? सब बढ़िया। तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है धंधा? सब तो ठीक ही है, पर धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। आपका यहाँ किससे आना हुआ? अभी तुम्हारे पिताजी बता देंगे। पिताजी, आपने कोई खास कार्य से बुलाया? पुत्र आओ, बैठो यहाँ पर। देखो पुत्र, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो और मेरी नजर में सबसे समझदार भी हो। वैसे तो तुम भाइयों में परस्पर प्रेम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे रहते हुए मेरी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों में समान रूप से करूँ, ताकि मेरे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो तुम लोगों को। यह मेरा विचार है। अब बताओ तुम क्या करना चाहिए? जैसा आप कहें पिताजी, लेकिन इस बारे में बाद में बात करते। अभी आप थोड़ा आराम कीजिए। ठीक है पुत्र। चलो, पर मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूँ, थोड़ा पैसा तो रख लेते अपने पास। अरे तुम भी नहीं बोला, चल। अरे ये बड़े भैया को हो क्या गया है? ये इतना नाच क्यों रहे हैं? अरे चलो चलो चल के पूछते। हाँ। अरे अरे भैया क्या हुआ? इतना नाच क्यों रहे हो? अरे खुशखबरी है, खुशखबरी। पिताजी उनकी संपत्ति का बंटवारा हम तीनों भाइयों में समान रूप से कर रहे हैं। क्या? हाँ भाई हाँ, सच। चलो फिर हम भी
तीनों भाइयों में कर रहे हैं। सच? हाँ भाई हाँ सच। अरे रुको, पहले मेरी बात तो सुनो। अब हमें माता पिता की आवभगत में लग जाना चाहिए ताकि हम उनकी नजरों में ऊपर उठ सके। हाँ तो अब हमें माता पिता की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। आओ चलो मिलकर पकवान बनाते हैं। हाँ चलो चलो। मीठा और पकवान खाने को तो मिलेगा। बेटा तो वही हमेशा की तरह स्वाद खट्टा मीठा। अरे 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 भाइयों धीरे बोलो, सुन लेगी तो कुछ नहीं मिलना आज तो। हाँ चलो अपन चलते हैं। तीनों अपने अपने कमरे में स्थान। छगन छगनी का कमरा। छगन छगनी बार बार पैसा पैसा मत करा कर, नहीं है तेरे पास अभी इतना पैसा। फोन काट अब जल्दी। अरे अरे सुनिए, पूरे दिन क्या मोबाइल में लगे रहते हो आप? अरे क्या हुआ? मैं क्या बोल रही हूँ, आप इस घर के बड़े बेटे भी हो और आपकी जिम्मेदारी भी इस घर के लिए ज्यादा है। और इसके अलावा आपकी बहन है जिनको भी मायरा पहनाना पड़ेगा। हो सकता है आपके छोटे भाई बाद में बदल जाए, तो क्यों ना आप पिताजी से बात करें? अरे जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ेगी और मेरे भाई ऐसा थोड़ी ना करेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, फिर से आने के बाद सब बदल जाते हैं। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ। अरे फिर बाद में समाज के लोग भी बोलेंगे ये बड़े बेटे बहू है, तो माता पिता को भी यही रखना पड़ेगा। तो आप कीजिए पिताजी से बात। अरे तुम अपना इतना खून गर्म मत करो, मैं पिताजी से बात करता हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है, करो आप पिताजी से बात। दृश्य 2 स्थान मोहन मोहनी का कमरा। अरे सुनते हो श्रीमान जी? सुनाइए श्रीमती जी। अरे मैं क्या कह रही हूँ, पिताजी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तो आप तीनों भाइयों में कर दिया है, पर मैं कह रही हूँ कि अपने दो बच्चे भी है, तो आप पिताजी से बात करो कि अपना तो थोड़ा हिस्सा ज्यादा दे दो। हाँ और फिर उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी तो पढ़ाना है और मुझे अपने शौक भी पूरे करने हैं। अरे पर तुम इतना सोचते क्यों? अगर आप मेरे शौक पूरे नहीं करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं पिताजी से इस बारे में बात करता हूँ। दृश्य 3 स्थान सोहन सोनी का कमरा। सुनो, मुझे तुमसे तो जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना रानी। सुनो, मैं तुमसे ये कह रहा था, जैसे कि बड़े भैया ने बताया कि पिताजी अपनी संपत्ति का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर रहे हैं, तो आप अपना हिस्सा थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं मांग अरे रहे? ये क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अपने घर का मकान भी नहीं है और अभी थोड़ा धंधा मंदा चल रहा है, तो पैसे आ जाते तो बढ़िया होता। अरे पिताजी ऐसा थोड़ी ना करेंगे, उनके लिए तो तीनों बेटे बराबर है, वो बराबर भागों में ही अपना बंटवारा करेंगे। अरे एक बार बात करके तो देखो, वैसे भी आप तो पिताजी की लाडली बेटी हो। हाँ लाडला तो मैं हूँ, बात जरूर करूंगा। हाँ फटाफट बात कर लेना, मुझे यहाँ पुराव में रहकर अपनी जिंदगी नहीं काटनी है, मुझे शहर जाके रहना है। आपको कोई दृश्य अच्छा लगे तो ताली बजा के सम्मान जरूर करें। बात करूंगा। हाँ ठीक है। ये घर की कहानी है। अगले दिन सुबह बंटवारे से पहले धनी राम और श्रीमती जी बैठक में बैठे हुए हैं। प्रणाम पिताजी। हाँ पिताजी। हाँ पिताजी, भोजन तैयार हो गया है, आप भोजन करने के लिए चाहिए। अरे रे रुको, हम यही लेकर आ गए आपके लिए भोजन। अरे रुकिए पिताजी, आपके शुगर की दवाई तो रह ही गई। अरे माताजी आपका चश्मा, आप बाहर ही भूल गए थे चश्मा। देखा आपने कितने समझदार हो गए अपने बेटे। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम यूं ही बेफालतू चिंता कर रही थी। औलाद का सुख तो इसी का नाम है। वरना दुनिया में ऐसे माँ बाप होते हैं जो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज मुझे लग रहा है कि मेरा नाम धनीराम सार्थक हो गया। मेरे बेटे बहुत कितने आज्ञाकारी हैं, कितनी सेवा करते हैं। पैसे कितने रंग बदलता है। बंटवारे के बाद का दृश्य मोहनी और सोहनी, देवरानी और जेठानी आपस में
बातें करते हुए। अरे सोहनी, आजकल तो भाभी को देखती है, भाभी कितनी नई नई साड़ियाँ पहन रही है और वो कितनी महंगी लग रही है। अरे आपकी सिर्फ साड़ी पे नजर गई, उनके गले का हार देखा, 2 लाख का हार दिख रहा था। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत महंगा लग रहा था और बहुत सुंदर भी लग रहा था। हमारे यहाँ खर्चे नहीं लग रहे हैं, ऐसी महंगी महंगी साड़ियाँ पहन के घूम रहे हैं वो। शायद बड़े भैया को संपत्ति में बंटवारा ज्यादा कुछ मिले। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है बंटवारे में। अरे ये देवरानी जेठानी में क्या बातें चल रही है? अरे क्या खिचड़ी पका रही हो तुम दोनों? अरे कुछ नहीं, हमें तो संपत्ति के बंटवारे में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। ऐसे क्या गड़बड़ नजर? आजकल भैया भाभी के तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाँ, आजकल भैया भी कुछ बदले बदले से लग रहे हैं और अपना ज्यादा ही रोज जमा रहे हैं। अरे हाँ, पर लेकिन भैया उस दिन अकेले पिताजी के पास गए थे। हो सकता है कि उन्होंने बंटवारे में ज्यादा हिस्सा मिला हो और उन्होंने हमें बताया ना हो। हाँ, सही कह रही हो। तो फिर हमें इसके बारे में पहले पता करना चाहिए। हाँ ठीक है, हम पता करते हैं। चलो ठीक। देखिए धन की माया, कैसे एक बड़ी पूंजी मिलने के बाद भी ये लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। अगले दिन माता पिता बड़े पुत्र छगन के घर खाना खाने के लिए जाते हैं। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी, आइए। खुश रहो बेटा। बेटी भोजन बन ही गया होगा शायद। अरे ओ भाग्यवती, भोजन बना या नहीं? माँ पिताजी आ गए। हाँ बन गया है, ला रही हूँ। खाना खाइए। अरे पिताजी, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। माँ पिताजी मुझे किचन में कुछ काम है, मैं करके आती हूँ। आज भोजन कितना स्वादिष्ट बना है। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, तुम ये थाली रसोई घर में रख के आ जाओ। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है। पिताजी आपकी बहुत बड़ाई कर रहे थे। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी अच्छा ही बनाती हूँ। अरे तुम आ गई? अरे मैं अपनी शुगर की दवाई तुम्हारी भूल के आ गया। तुम चलो, मैं लेके आता हूँ। अरे ओ भाग्यवान, इतने कष्ट क्यों बजा रही हो? क्या हुआ है? तो क्या करूँ मैं? मैंने आपसे एक बार 100 बार बोला है, मैं आपको हंसती रहती हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे थोड़ा धैर्य रखो, महीने में 8-10 दिन की तो बात है। 8-10 दिन तो क्या, मैं एक दिन भी खाना नहीं ले सकती हूँ। और अगर उन्होंने हमें धन दिया है तो अपने ऊपर एहसान ही किया है। अरे थोड़ा धैर्य रखो। और समाज वाले क्या करेंगे, दुनिया क्या करेगी? जिस पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तीनों बेटों में कर दिया, वो अब उन्हें भोजन भी नहीं करा सकते। समाज का सोच रहे तो अपने घर का तो चौपट ही हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ पिताजी को, कुछ तुम खाना खा लो। हाँ ठीक है, बोलो। आप वो अपने दोनों बेटों के यहाँ पे खा लेंगे खाना, मैं नहीं दे रही। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या सुना मैंने? बंटवारे को हुए अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ और मेरे बेटे बहू ऐसी बात कर रहे हैं। क्या मेरे बेटे बहू बदल गए? नहीं धनीराम, ये तू क्या सोच रहा है? तूने जो संस्कार दिए हैं उन पे भरोसा रख। अगर तूने उन पे भरोसा रखा है तो दृढ़ रह उस पे। ऐसी फालतू की बातें मत सोच। माया तो देखो, कैसे एक पिता देखे हुए सच को भी नकार कर खुद को तसल्ली दे रहा है। धनीराम के दूसरे पुत्र मोहन के कमरे में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे हैं। सुनिए श्रीमान जी, सुनिए श्रीमती, मैं कह रही हूँ कि आप पिताजी से कह दीजिए कि वो खाना अपने दोनों बड़े बच्चे को पास ही खाए। पर ऐसा कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? अगर तुम सच में बीमार होती तो मैं पिताजी को बोल देता कि वो खाना वहीं पे खा ले। तो आपका मतलब है कि मैं घाट पकड़ लूं? अरे नहीं, अगर मैं घाट पकड़ लूंगी तो आपके भी 2 रोटी के लिए ताते पड़ जाएंगे। अरे नहीं बाबा, नहीं, तुम ऐसा मत करना। अगर
धनीराम जोरदार है। सेठानी बैठे हुए हैं, तभी उनका पुत्र मोहन आ जाता है। सुनो पिताजी, मैं ये बोल रहा था कि मेरी पत्नी बीमार है। वो आपका तो क्या, मेरा भी खाना बनाने के लिए सक्षम नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि आप खाना दोनों भाइयों के लिए खा लेना। ध्यान रख बेटा बहू का। ठीक है माता जी, चलता हूँ। देखा तुमने किस तरीके से झूठ बोल के गया है, जबकि मैंने खुद उन दोनों की बात सुनी थी। और उस दिन बड़े बेटे बहू भी यही कह रहे थे। और मानिए आपकी बात, ये भी तो हो सकता है कि वो सच में परेशान हो, उन पर भरोसा रखती हूँ। अरे लेकिन परेशान है तो क्या अपने माँ बाप से झूठ बोलेंगे? अब यही बात करते हुए बीच में सेठ जी का तीसरा बेटा सोहन भी आ जाता है। माताजी, पिताजी, मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, घूमने जा रही है, तो मैं आपका खाना हमारे यहाँ नहीं बन पाएगा, माफ करना पिताजी। अरे बेटा सुन सुन, 3 दिन बाद ज्ञानचंद अपने मित्र से मिलने जाता है, तब उसकी दयनीय अवस्था को देखता है। मित्र कैसे हो? बड़े दुखी दिख रहे हो। अरे मित्र कुछ नहीं, तुम बैठो मैं बताता हूँ। मित्र क्या बताऊं किस हालत में हूँ। 3 दिन से निराहार बैठा हूँ। ना मेरे किसी बेटे ने, ना मेरी किसी बहू ने मुझसे ये पूछा कि पिताजी आपने खाना खाया, पिताजी आपने दवाई ली, पिताजी आपने पानी पिया। किसी ने कुछ नहीं पूछा। बंटवारे के बाद सब बदल गए। बहुत जल्दी बदल गए तुम्हारे बेटे। मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा था, तुम मेरी बात माने क्यों नहीं? मित्र मैंने गलती कर दी जो तुम्हारी बात नहीं मानी। मित्र मैं बहुत दुखी हूँ। चलो परेशान मत हो, अपन कुछ इसका उपाय सोचते हैं। मित्र कृपया करके मुझे कुछ युक्ति बताओ। पर तुमने मेरी बात इस बार भी नहीं मानी तो? नहीं नहीं मित्र, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। सुनो। हाँ मित्र, क्या युक्ति बताइए, कल ही मैं इसे आजमाऊंगा। पर आजमाना जरूर। बिल्कुल मित्र। इस बार तुम्हें अच्छा नतीजा मिलेगा। धन्यवाद मित्र, अब बहुत बहुत। मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँ तुम मुझे दुखी ना रखो। बिल्कुल मित्र, बिल्कुल। मैं आता रहूँगा। धनीराम और उसकी पत्नी कमरे में बैठी हुई है। अरे अरे भाग्यवान, कोई आ रहा है क्या? मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है, जरा देख के आना। मैं देख के आती हूँ। अरे यार, शगन आ रहा है। चलो नीचे नीचे रुको। अरे ये क्या है, आप कब से इन्हें बजा रहे हो? अरे ये है हमारी इकलौती और अंतिम पूंजी। और आपने तो सारे बेटों का बंटवारा कर दिया था। हाँ वो तो कर दिया था, लेकिन मैंने अपने मित्र ज्ञानचंद की सलाह पे कुछ सोने की ईंटें रख ली थी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, हमारे बुढ़ापे में काम आए। हाँ बिल्कुल, चलो मैं इन्हें तिजोरी में रख के आता हूँ। सोने की भाग्यवती को बताना पड़ेगा अब तो सोने की ईंटों के बारे में। बाप रे, पिताजी तो बड़े चालबाज हैं ये। अरे ओ भाग्यवती, सुनो। कहाँ हो तुम? सुनो तो सही। अरे ओ, अरे क्या हुआ है? आप इससे दौड़ के आ रहे हो और इतने हाँफ रहे हो जो? अरे तुम्हें पता है मैंने अभी क्या देखा? क्या देखा आपने? अरे सॉरी, देख तो नहीं पाया पर सुना मैंने कि पिताजी और माँ यार, बीच में आ रही है। जब मैं निकल रहा था तब मैंने उनके, तुम सोचो मैंने क्या सुना होगा? क्या सुना होगा?
पिताजी और माताजी उनकी एकलौती पूंजी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, ऐसी कौन सी पूंजी है माँ पिताजी के पास? उनके पास है सोने की ईंट। क्या? सोने की ईंट? हाँ, उनके पास सच में सोने की ईंट है। आपको लगता है क्या माँ पिताजी के पास सोने की ईंट होगी? उन्होंने तो बंटवारा कर दिया था पहले आप तीनों भाइयों में। अरे तुम बहुत भोली हो। वो ज्ञानी काका नहीं है क्या, उनका दोस्त, हमेशा का है उसका कुछ ना कुछ। वो भर के गए पिताजी के कान तो। अरे हाँ, वो थोड़े थोड़े दिनों में आते भी रहते हैं पिताजी के पास। अरे उसी की किया फंसा दे ये सब कुछ तो। अब तुम बोलो क्या? हाँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए उन सोने की ईंटों के लिए जो हमें मिल जाए वो? अरे तो देखो, अब हमें थोड़ा शांति और बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। अरे रुको, पहले आपने ये बात अपने भाइयों को तो नहीं बताई है? अरे नहीं, उन्हें बता के मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारूंगा। हाँ, सही किया आपने ये तो। अब तुम सुनो, पहले हम थोड़ा बुद्धि और शांति से काम लेंगे। तुम्हें थोड़े दिन परेशानी जरूर होगी, पर उसका फल हमें बहुत ही जल्द मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, और उसका फल होगा सोने की ईंट। हाँ, चलो मैं भी माँ पिता की सेवा में लग जाती हूँ, कुछ अच्छा पकवान बनाती हूँ ताकि वो हमसे इम्प्रेस हो जाए। और मैं माँ पिताजी के लिए कुछ अच्छा प्रबंध करता हूँ ताकि वो सारा माल हमारा हो। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। सोने की ईंटों का पता चलने के बाद अब आगे क्या होता है? पिताजी, आपको कोई हेल्थ चेकअप वगैरह की तो जरूरत नहीं है ना? प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। अरे माँ पिताजी, भोजन तैयार हो गया है, आप हमारे घर पे ही कर लीजिएगा भोजन। पिताजी बोलिए, आप दोनों को कहीं हॉस्पिटल डॉक्टर की या पूरा हेल्थ चेकअप वगैरह करवाना हो तो चलते हैं। नहीं, हाँ, आपके पेट तो दर्द नहीं हो रहे, मैं आपके पेट वाली हूँ। अरे पिताजी, आपको कोई भी सेवा भी काम को आप मुझसे ही करिएगा, और अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। माँ पिताजी, आप हमारे साथ ही रहना आपसे। ऐसी दुनिया है ये, पैसे के लिए क्या क्या करते हैं लोग। अब हम आप दोनों को कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ बेटा, वो तो मैं देख चुका। अच्छा पिताजी, अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है माँ, हम चलते हैं। देखा तुमने, सोने की ईंटों के बारे में पता चलते क्रिकेट के जैसे रंग बदल लिया। हाँ, तो बेकार की बातें करते ही रहते हो, मैं तो सुन के थक गई हूँ। और मित्र, कैसे हो? अरे मित्र, सब बढ़िया, तुम बताओ। क्या हुआ, युक्ति काम आई या नहीं आई? अरे तुम्हारी युक्ति काम आई, लेकिन मेरा बेटा भी नालायक है। क्या किया उसने? उसने अपने छोटे भाइयों को बताया ही नहीं इस युक्ति के बारे में। पर उससे उम्मीद भी क्या कर सकते थे, वो तो आपका ही सगा नहीं हुआ। हाँ, वो तो तुम सही कह रहे हो मित्र, लेकिन मैं क्या करूँ? रुको यार, तुम बार बार आती हो, कोई युक्ति मार लेते हो। अरे मित्र होते किस लिए? कुछ युक्ति बताओ ना मित्र। सोचने दो यार। जीवन में सच्चे में अरे सुनो, क्या हुआ? एक युक्ति आई है। बताओ। कैसा लगता है, ये काम कर जाएगी? बिल्कुल करेगा मित्र, बिल्कुल करेगा। क्योंकि वो तो होते भी चंचल है। ठीक है मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र तुम्हारा। तुम्हारे जैसा मित्र सबको मिलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मित्र 100 पुस्तकों के बराबर होता है। इतनी तारीफ कर रहे हो, बंटवारे में कुछ हिस्सा नहीं दे सकते थे मुझे? अरे मित्र, तुम भी, सब तुम्हारा ही तो है। सब तो तुमने दे दिया। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा, काम है मुझे अभी। ठीक है मित्र, आते रहना। ठीक है। अरे चीकू मीकू, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ दादाजी? तुम अपने दादा की सेवा नहीं करोगे? करेंगे माँ। हाँ, सेवा तो करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उससे मेवा मिलता है। और अगर तुम अगर मेरी सेवा करोगे ना, तो मैं तुम्हें रुको मैं बताऊँ। बहुत सुंदर। इस तस्वीर के ऊपर 100 रुपए की राशि पुरस्कार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये क्या है? ये है सोने की ईंट। अगर तुम सेवा
करोगे ना तो मैं ये तुम्हें दूंगा। इससे तुम लोग नए नए कपड़े, नए खिलौने, बहुत सारी नई चीजें ले सकते हो और हर जगह घूम सकते हो। तो जल्दी दे दो। पहले सेवा करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब तुम खेलो, मेरे तिजोरी में रख के जाता हूँ। बच्चे उत्सुकतावश माता पिता के पास जाते हैं। मम्मी मम्मी सुनो। अरे बच्चों, आप लोग क्यों शोर कर रहे हो? आज दादाजी ने हमें कुछ चमकीला चमकीला बताया। अरे हट, वो चमकीला नहीं था, मम्मी ने गले में पहन रखा है उस कलर का था। अरे नहीं, वो बिस्किट जैसा भी तो था। हाँ हाँ, वही वही। भाभी, आपको पहले ही सोने की ईद के बारे में पता था क्या? तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो लग गई। पक्का भैया दादी को इसके बारे में पता होगा, इसीलिए तो वो जल्दी जल्दी भाग गए। हाँ, और भैया भाभी पहले ही माँ पिताजी की सेवा करने लग गए। हाँ, हमें भी कुछ तो करना पड़ेगा। सब अगर पता है कि सोने की ईंटें हैं, हमें आने का प्रयास करना चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ। पैसों का लालच तो देखो, जो बेटे बहू पैसे आने के बाद बदल लेते, वो वापस कुछ पैसों के लिए फिर अपना रंग बदल लेते हैं और वो वापस पिताजी की और माताजी की सेवा, आवभगत, उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, समय पर खाना खिलाना, सब काम वापस करने लग जाते हैं। ठीक है रे। भाग्यवान, मैं बहुत दुखी हूँ आज, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बेटे बहू ऐसे निकलेंगे। क्या सोच के मैंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, इतना सक्षम बनाया, अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दिया, लेकिन फिर भी ये दिन देखने के लिए मैंने ये सब किया। मैं बहुत दुखी हूँ भाग्यवान, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे ये क्या हो गया? छगन, मोहन, सर, जल्दी आओ, आपके पिताजी को क्या हो गया? जल्दी आओ, जल्दी। क्या हो गया पिताजी को? डॉक्टर साहब के फोन लगाओ, जल्दी कर दो। लगाते हैं, जल्दी लगाओ भैया। छगन, ठीक है, तो आगे का दृश्य हेलो। ईंटों की अलमारी वाला जो कमरा है, तीनों पुत्र अलमारी को पकड़े बैठे हैं। पिता का उनको कोई चिंता नहीं है, उनको क्या चाहिए? सोने की ईंटें। तो अलमारी के पास खड़े हैं और पिता का शव कहीं घंटों से पड़ा है, दाह संस्कार की कोई क्रिया नहीं की जा रही है। अब किसी को पिता का जाने का कोई शौक नहीं है। अब कब ईंटों से कई घंटों से जो शव पड़ा है, तो उनके मित्र आते हैं ज्ञानचंद जी, और वो फिर पुत्रों से क्या कहते हैं, ये आगे देखिए आप। अरे मित्र, ये क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें समझाया था ना, मेरी बात मान लेते, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारे बेटे कोई काम पे नहीं निकले। मुझे बहुत दुख है मित्र इस बात पर। क्या हुआ? अभी तक क्रियाकर्म का कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? पहले तिजोरी खोल लेते हैं, बाद में हो जाएगा वो तो। पिताजी जरूरी है तुम्हारे लिए ये तिजोरी? अरे पहले आप ये तिजोरी खोल दो। हाँ, पहले बाकी बचे पैसों का भी बंटवारा कर लेते हैं, क्रियाकर्म बाद में हो जाएगा। अरे वैसे भी पिताजी तो गुजर ही चुके हैं ना, तो पहले इसको ही कर लेते हैं। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, उठो चुपचाप। इसकी चाबी वैसे भी मेरे पास है, पहले पूरा काम कर लो क्रियाकर्म का, दाह संस्कार के बाद चाबी ले लेना। इतनी क्या जल्दी हो रही है? अरे चलो भाई, ये नहीं मानेगा, इसका हर बार का है। सही है, हर बार आता है कुछ ना कुछ बोलते हैं।
जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। अब दाह संस्कार की क्रिया हो चुकी है। बेटों को तो इतनी जल्दी लग रही है कि कब तिजोरी खुले और उनको सोने की ईंटें मिले। तो अब आगे का दृश्य देखिए। अब पूरी क्रिया हो चुकी है तो अंत में कुछ पैसा पिताजी के लिए दान में देना पड़ेगा पिताजी के नाम से। तो तुम सब मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो ताकि मैं हर जगह वो पैसा दे सकूं। अरे पहले तिजोरी खोल दो ना ज्ञानचंद जी, इतना क्या है आपका? तुम्हें पिताजी ने कितना पैसा दिया, फिर भी तुम्हें और पैसा चाहिए? पहले दान नहीं कर सकते क्या? अरे पहले तिजोरी खोल दो, हम इसी में से ही दे देंगे। तुम्हारे पास जो है उसमें से दो, उसके बाद मैं तुम्हें चाबी दूंगा। अरे भाइयों दे दो, ये नहीं मानेगा। अरे ये लो ज्ञानचंद जी, 1000 रुपए सारे 17 गाँव में बांट देना जितना। मेरी तरफ से भी 500 रुपए दे देना वृद्धाश्रम में, और ये मेरी तरफ से अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए दे देना। चलो ठीक है, ये पैसे लेकर मैं दान लेके आता। अरे 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 चाबी पहले दान तो देके आने देते, इतनी क्या जल्दी हो रही है? दादाजी, धन के मामले में हम किसी पे भरोसा नहीं करते। ये रखो तुम्हारे पैसे और ये लो चाबी। तुम जैसे नालायक पुत्र भगवान किसी को ना दे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब इसके बाद एक प्रस्तुति और है। अभी आप सभी बैठे रहे। अभी वो ताला खोलेंगे और उनको क्या मिलता है, फिर कैसे लालच देखो, तिजोरी ही तोड़ दी। अरे भाइयों, ये ईंट जैसा तो नहीं लग रहा है? क्या है ये तो नकली ईंट है। अरे तुम्हारी तो नकली निकली, क्या पता मेरी सोने की हो। तुम्हारी किस्मत ही खराब है भाइयों। अरे मेरी भी सोने की नहीं निकली। ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पिताजी, माँ और वो ज्ञानचंद कहेगा, सबने हमारे साथ धोखा किया है। मैं तो माँ को नहीं रखने वाला। अब तो नहीं नहीं, मैं भी नहीं रखूंगा माँ को। तो बड़े भाई माँ को नहीं रखेंगे तो मैं क्यों रखूँ माँ को? मैं भी नहीं रखने वाला। इंदौर में एक महिला आश्रम है, वहाँ हम माँ को छोड़ देते हैं, वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नीचे बैठे, नीचे। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम ये कर लो, मैं इसका खर्चा नहीं उठाऊंगा। आप यहाँ से लगे। ये नाटक था झुके हुए कंधों के बारे में, जिस पर बैठकर कभी हमने जिंदगी के मेले देखे थे। ये नाटक था कांपते हुए हाथों के बारे में, जिन्होंने अपने बच्चों के बीच में खड़ी आ रही है। हाथों को पकड़कर चलना सिखाया था। यह नाटक था तरसते हुए उन होठों के बारे में जिनसे हमने कभी लोरियां सुनी थी, पर पता नहीं वर्षों से क्यों खामोश है वो। जमाना बदल गया, जिंदगी बदल गई। हमारे अंदर के लोग याद हैं किस तरह के बेकार और पुराने रिश्तों में हम बंधे रहते थे। बाप के चेहरे पे ईश्वर दिखता था और माँ के चरणों में स्वर्ग। लेकिन अब लोग बहुत समझदार हो। आजकल की जनरेशन बहुत होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। आजकल रिश्ते वही निभाए जाते हैं जहाँ फायदा हो। आजकल के लोग बहुत स्वार्थी हो गए, स्वार्थ से रिश्ते बनते हैं। माँ बाप जिंदगी की सीढ़ी के पहले पायदान की तरह नहीं होते। माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ हैं। पेड़ चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, जड़ के बिना वो ज्यादा दिन तक हरा भरा नहीं रह सकता। इसीलिए मैं आपसे अत्यंत विनम्रता से पूछता हूँ, क्या अगर जिन माँ बाप ने बचपन में हमारी खुशियों को पूरा करने के लिए पाई पाई इकट्ठा करके हमारे लिए अपना जीवन निकाल दिया, क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? आजकल बच्चे माँ बाप को बहुत समझने लगे हैं। क्या ये सही है? ये स्थिति क्या इस दिन के लिए कोई इंसान औलाद मांगता है? औलाद भूल रही है कि जो हमारा आज है वो उनका कल होगा, वो भी बूढ़े होंगे। यह स्थिति अत्यंत विचारणीय